तियानजिन में मैं इस समय मौजूद हूं जहां एससीओ की बैठक चल रही है। आज हालांकि बायलैटरल्स का दिन रहा, कल वो मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले आज जो रिसेप्शन है वो हेड्स ऑफ स्टेट्स, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स का होगा। उसकी तस्वीरें बस आधे घंटे बाद हमारे सामने आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि 7 से लेकर 8:30 बजे तक स्थानीय समय के अनुसार अभी से आधे घंटे बाद ये भोज होगा, ये फोटो अपॉर्चुनिटी होगी। आज बहुत सारी मुलाकातें हुई हैं, लेकिन उसमें सबसे प्रमुख मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच। इन सब पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय हम एक एक करके करा दें। हमारे साथ एम्बेसडर आंचल मल्होत्रा, जो कि पूर्व डेप्यूटी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूएन रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला, जो कि पूर्व आर्मी कमांडर और कमेंटेटर ऑन स्ट्रेटेजिक मिलिट्री अफेयर्स हैं। रविंदर सचदेव, जो कि डायरेक्टर हैं इंडिया अफेयर्स एट यूएस इनपैक और फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। साथ में मेजर जनरल संजय मेस्टन, जो कि एक रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे, डिफेंस अटैचे एम्बेसी ऑफ इंडिया इन काबुल अफगानिस्तान में रह चुके हैं। प्रणय उपाध्याय भी हमारे साथ हैं, सुमित भी हमारे साथ हैं। तो हम सबसे चर्चा अपनी करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज का दिन जो बेहद अहम रहा चीनी राष्ट्रपति के साथ मुलाकात के कारण, उस पर यह रिपोर्ट देखिए। गर्मजोशी से हुआ दो महाशक्तियों का महामिलन। सीमा विवाद से लेकर ड्रैगन हाथी के एक साथ आने पर मनन। पूरी दुनिया की नजरें इस महामुलाकात पर लगी थी। गलवान झड़प के बाद पहली बार चीन गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकातों और बातों का हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। खास तौर पर ट्रंप की ओर से दोनों देशों को टैरिफ के मामले में धमकी देने के बाद से इस बार की शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक की अहमियत वैसे भी काफी बढ़ गई है। गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाए गए और फिर सामने आया प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान। के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत और चीन दोनों जानते हैं कि कई मोर्चों पर एक साथ आने से न सिर्फ एशिया बल्कि दुनिया भर में किसी और देश की दादागिरी से निपटने और शांति बनाए रखने में मदद मिल सकती है। China and India are two of the most civilizational countries. We are the world's two most populous countries and part of the global south. It is vital to be friends, a good neighbor, and the dragon and the elephant to come together. एससीओ समिट के दौरान मोदी और जिनपिंग की मुलाकात करीब 50 मिनट तक चली। पिछले साल मोदी और जिनपिंग कजान में मिले थे। इस बीच दुनिया ने कई बदलाव देखे हैं। भारत के अमेरिका और पाकिस्तान के साथ रिश्तों में उतार चढ़ाव आया है, तो रूस के साथ भी रिश्ते की नई परिभाषा लिखे जाने लगी है। जाहिर है इस बार का एससीओ समिट भारत और चीन के रिश्तों को भी नए सिरे से दुनिया के सामने रखने में कामयाब होगा। तियानजिन से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। प्रणय, सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि केवल शी जिनपिंग से मुलाकात नहीं हुई है, बल्कि उनकी पार्टी के एक अहम पदाधिकारी से भी प्रधानमंत्री की मुलाकात हो रही है। क्या मायने?
देखिए, चीन का यदि आप व्यवस्था देखें तो काइची के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात, क्योंकि जो प्रेस रिलीज भारत सरकार की तरफ से जारी की गई है उसके अंदर एक विशेष उल्लेख है काइची, जो कि डीजी हैं पार्टी अफेयर्स के, जो कि इस बैठक के अंदर राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मौजूद थे। उनके साथ भी प्रधानमंत्री का संवाद हुआ है और दोनों तरफ से ये कहा गया, काइची ने भी इस चीज को स्वीकार किया कि भारत और चीन के बीच में बेहतर समझ बनाते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है कि शी जिनपिंग पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, राष्ट्रपति भी हैं, मिलिट्री कमीशन के भी चीफ हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां उनके साथ है, लेकिन उनके चीफ ऑफ स्टाफ की भूमिका निभाते हैं काइची। यानी जो हमने देखा है कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हमारी दिक्कत आ रही है कि उनके करीब में ऐसे लोग हैं जो कि भारत के बारे में शायद वैसी चीज और वैसी रिपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक आउटरीच राष्ट्रपति शी जिनपिंग के करीबी काइची के साथ की गई। काइची की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है इस समय चाइना के मिलिट्री अफेयर्स में भी और चाइना के पार्टी अफेयर्स में भी, और चीन के अंदर पार्टी ही सरकार है, पार्टी ही सेना है। इसलिए प्रधानमंत्री की ये जो मुलाकात और ये संवाद था, इसके भी कई महत्वपूर्ण मायने हैं। जी। एम्बेसडर मल्होत्रा, आपका आकलन, आज जो शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी के बीच जो मुलाकात हमने देखी है, बहुत दिनों से चर्चा हो रही थी, सब इंतजार कर रहे थे 7 साल बाद ये मुलाकात होने वाली है, क्योंकि ये तो सब समझ रहे हैं कि स्टैंड ऑफ नहीं, कि एक दिन स्टैंड अलोन नहीं है कि एक दिन मुलाकात हुई और उसके बाद कोई जादू की छड़ी घूम जाएगी। ये मुलाकातों के सिलसिले में एक बहुत अहम पड़ाव आज का, और संतोषजनक। जी, श्वेता जी नमस्कार। मैं छोटी-छोटी 2-3 बातें बहुत जल्दी में रखूँगा, काफ़ी बड़ा पैनल है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि भारत ने डेफ़िनेटली मन बना लिया है कि चाइना के साथ संबंधों को सुधारना है और उसके लिए कुछ छोटे-छोटे स्टेप्स ऑलरेडी लिए जा चुके हैं। पिछले साल अक्टूबर से ये प्रोसेस शुरू हुई थी और धीरे-धीरे ज़ोर पकड़ रही है। इस समय सवाल सिर्फ़ ये है कि इसकी गति क्या होगी? इसकी पेस क्या होगी? क्या अभी भी हम सोच समझ के फूँक-फूँक के कदम रखेंगे और इसे धीरे-धीरे बढ़ाएँगे? और दूसरा, जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो एटीट्यूड, जो बिहेवियर दिखा रहे हैं टैरिफ्स को लेके या पाकिस्तान से नज़दीकी बढ़ा के, तो उसके चलते हुए क्या इसकी गति में कोई तेज़ी आएगी या नहीं आएगी? दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री ने बोला कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी की बात की है, उसका मेरा इंटरप्रिटेशन ये है कि मैसेज इज़ वेरी क्लियर। हम आपसे संबंध बनाना चाहते हैं, लेकिन ये इक्वल पार्टनरशिप होगी बेस्ड ऑन इक्वालिटी। ये ऐसा नहीं होगा कि चाइना इसमें लीड रोल प्ले करेगा और भारत इसका जूनियर पार्टनर होगा। तो अगर ये चीज़ें मंजूर हैं, तो हम तो हमेशा से तैयार थे। आपको याद होगा महाबलीपुरम में भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू एशिया, और अगर ये ड्रीम को अगर हमने पूरा करना है तो भारत और चीन को मिलकर साथ काम करना पड़ेगा। तो ये चीन ने ही खुराफात करी गलवान में और उसके बाद उसने कई बार हमें रीच आउट किया और अब तो वो खुल के ड्रैगन और एलिफेंट की बात करता है। तो अब हमने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया है। किस गति से रिस्पॉन्ड करेंगे, किस हद तक डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज इसको इन्फ्लुएंस करेंगी, कहाँ हम रोक लगाएंगे, कहाँ हम आगे बढ़ेंगे, ये अब देखने वाली बात है। इसी चीज़ पे नज़र अटकी हुई है। बहरहाल ये समीकरण दोबारा से बदल रहे हैं, वापस जा रहे हैं, इंडिया, रशिया, चाइना। ये इस कॉन्टेक्स्ट में भी इसे समझने की ज़रूरत है। एक समय था जब IRC और RIC जिसे हम कहते थे, वो काफ़ी आपस में समन्वय बना के और ग्लोबल साउथ की जो इश्यूज़ हैं उसको आगे रखने की बात करते थे, और बीच में वो ढीला पड़ गया था और गलवान के बाद तो ऑलमोस्ट डिफंक्ट हो गया था। तो क्या ये फोरम भी रिवाइव होगा? क्योंकि इस समय तीनों कंट्रीज़ जो हैं, कहीं न कहीं, किसी न किसी सही तरीके बात। से सर, हम इस पे डोनाल्ड डिटेल, ट्रंप की आरआईसी सताए पर हम हैं। डिटेल पे हम चर्चा करते हैं, क्योंकि अब अगली मुलाकात तो पुतिन के साथ ही है। तो शी जिनपिंग से हो गया, व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात, और उसमें जो रूस ही चाह रहा है कि इस पर आगे बढ़ें, तो इस पे क्या होगा ये हम चर्चा करते हैं। लेकिन रोमिंदर, पहले ये बताइए कि अमेरिका को मैसेज चला गया, जो जिनपिंग की तरफ से बातें हुई, प्रधानमंत्री की तरफ से, मतलब इंतजार तो वहाँ भी हो रहा था कि ये मुलाकातें यहाँ पर होती हैं, एससीओ में क्या क्या निकल कर यहाँ से आता है, क्योंकि आर्म ट्विस्टिंग तो खूब कर रहा है अभी तक। जी हाँ, थैंक यू। मैसेज चला गया और बाय द वे ये इत्तेफाक है। देखिए, एससीओ एनुअल समिट होती है, अलग अलग देशों में होती है हर साल। इस साल इत्तेफाक है कि चाइना में हो रही है और डेफिनेटली कि ट्रंप का ये सारा टैरिफ्स का कहानी चल रही है। तो ये ऐसा नहीं है कि इस समय देशों ने डिसाइड किया कि ट्रंप की इतनी परेशानी चल रही है, चलो हम सब जाके मिलते हैं चाइना से और डिस्कस करेंगे, राइट।
ये इत्तेफाक है, कोइंसिडेंटल है, टाइमिंग है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइमिंग है। तो अमेरिका को आई थिंक बहुत क्लियर मैसेज जा रहा है मल्टीपल लेवल्स पे। एक तो कि ये जो रीजनल एशिया के जो देश हैं, ये सारे इतने सारे देश चाइना के साथ एससीओ के साथ आकर के डिस्कशंस कर रहे हैं। एंड सेकेंडली इंडिया और चाइना का नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि देखिए वेस्ट में एक नैरेटिव है कि एशिया में जो है वो इंडिया वर्सेस चाइना है। ओके, अब और उसको डेफिनेटली जियोपॉलिटिकली अमेरिका भी कहता था और हमें भी लगता है कि इंडिया इज अ काउंटर टू चाइना। बट शायद अगर ये इंच बाय इंच अगर रिश्ते इंप्रूव हो दोनों देशों के, तो फिर ये सेंचुरी या ये एरिया हो सकता है शायद इंडिया एंड चाइना। इट्स नॉट कि इंडिया वर्सेस चाइना का डायनामिक रहेगा। अगर यहाँ पे इंडिया एंड चाइना का हुआ तो है, बट एट द सेम टाइम मेरे ख्याल से हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये नहीं है कि अमेरिका चाइना से थोड़े नॉर्मल हो रहे तो अमेरिका को हम मझधार छोड़ रहे हैं, उसे हम पल्ला झाड़ रहे, नहीं। अमेरिका के साथ हमें और डीपर बल्कि एंगेज रहना पड़ेगा, रहना होगा। ये स्टॉर्म है, जाएगा, वो हमारे लिए बहुत अहम है। बॉटम लाइन, इंडिया इस समय अपने रिश्ते बायलैटरल जिन भी देशों से कर रहा है, रशिया से या चाइना से, अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कर रहा है, विदाउट किसी थर्ड कंट्री के इन्फ्लुएंस या क्लाउड के अंदर। बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगर हम सैन्य तौर पर बात करें जनरल राज शुक्ला, तो अमेरिका एक ऐसे देश के तौर पर बढ़ता जा रहा था जिससे हमारे सबसे ज़्यादा वॉर एक्सरसाइजेज हो रहे थे, युद्धाभ्यास। ऐसा नहीं है कि उस पर किसी तरह का अंकुश है, ये फेज़ है, इसको भी दोनों देश समझ रहे हैं क्योंकि बातचीत दोनों देशों के बीच चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ चीन, जिसके लिए हम हमेशा कहते हैं कि उससे बचकर, उससे संदेह के साथ, और वो ऐसी घटनाओं को अंजाम देता रहता है। पर आज जो सारी डेवलपमेंट्स हैं, जो कुछ निकल कर आया है, जो बातें कही गई हैं इस मुलाकात के बाद, उन सारी चीज़ों से आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये जो ट्रम्प साहब और मागा आंदोलन, इसका जो बौद्धिक खोखलापन है, इंटेलेक्चुअल हॉलोनेस और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, सामरिकताहीन सोच, इसके परिणाम बड़े गंभीर होंगे। ये ऑयल टैरिफ में मामला नहीं रुकेगा। अभी वो हार्वर्ड लटलिक ने बात शुरू कर दी H-1B वीजा की, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स। तो मेरा ये मानना है कि जब तक ट्रम्प साहब हैं, भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं उनका वो गिरते ही जाएंगे, उसका कोई अंत नहीं है। इस संदर्भ में जो सकारात्मक मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट जी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच कजान में और अब एससीओ समिट के दौरान, इसके साथ जो हम भारत और रूस की जो एक बुनियादी मजबूती है उसको आप अगर जोड़ें, और कल पुतिन साहब के साथ मुलाकात है, तो मेरा ये मानना है शायद एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में एक नई शक्ति का उदय होगा, RIC। और ये इसलिए नहीं क्योंकि हम चाहते थे, क्योंकि ट्रम्प साहब ने कोई और चारा नहीं छोड़ा है। और RIC की भी कई उपलब्धियां हो सकती हैं, एनर्जी मार्केट्स में, AI डिफ्यूजन में, टेक्नोलॉजीज डेमोक्रेटाइजेशन में। और ये अमेरिका को भी एक इशारा है कि हम आपसे दोस्ती तो चाहते थे, पर अगर आप हमको परेशान करेंगे, वी हैव ऑप्शंस बियॉन्ड अमेरिका। तो मेरा ये मानना है दैट इट इज फार मोर देन जस्ट मीटिंग पुतिन एंड जी। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में अब बड़ा फेरबदल आएगा। जनरल मेस्टन, आपकी भी राय मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पर कुछ ही देर में जब ये सारे सदस्य एक साथ होंगे, तब ज़रा पाकिस्तान के साथ किस तरीके का रुख कैसा रहता है, क्या वो सब होता है, वो भी चीज़ें तस्वीरों के ज़रिए सामने आती हैं। लेकिन इसमें बड़ा अहम होगा कि चीन के साथ अगर रिश्ते हमारे जिस स्तर पर इस समय दिख रहे हैं, जिस सहयोग की बात चीन की तरफ से खास करके की जा रही है, वो पाकिस्तान को भी कचोट रही होगी। वो चाह तो रहा है कि वो अमेरिका के भी नाव में सवार हो जाए, रूस से भी अपने संबंध रखे, चीन तो उससे पालता पोसता रहे ही। बिल्कुल श्वेता, देखिए आज की तारीख में भारत और चीन के बीच में दो मुख्य कारण है या खटास है। एक तो है अनरिजॉल्व बॉर्डर और दूसरा है ये पाकिस्तान फैक्टर, जिसमें टेररिज्म तो है ही और साथ में सिपेक कॉरिडोर है, और ये ऑप सिंदूर में तो चीन ने इनकी मदद की थी। अब ये जो आज मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर और शी जिनपिंग के बीच में, तो इसमें मेरे को लगता है कि एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है
और इसमें अगर आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर का फोकस बहुत क्लियर था कि जो बॉर्डर इश्यूज पे है उस पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पे फोकस करना है, क्योंकि बॉर्डर इश्यू को रिजॉल्व करना वो तो बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है क्योंकि अक्साई चिन का इलाका है या अरुणाचल प्रदेश का इलाका है, ये दोनों तो चाइना क्लेम करता है। एक पे तो उसका ऑलरेडी वो बैठा हुआ है और दूसरे पे अरुणाचल में वो उसको कार्टोग्राफिक एग्रेशन करता है। तो क्या चाइना बिल्कुल ये दोनों छोड़ देगा अपने क्लेम? अगर वो छोड़ देता है तो मैं बोलूंगा ये तो विन विन सिचुएशन है दोनों देश के लिए, दोनों देशों के लिए, पर वो होगा नहीं। तो मेरे को जो लगता है कि इसका इंटरम मेजर इन्होंने ये सोचा है कि बॉर्डर में जो तनाव रहता है बिटवीन द फोर्सेस डिप्लॉयड, जैसे आपको पता है एरियाज ऑफ डिस्प्यूट और डिफरेंसेस हैं जो म्यूचुअली एक्सेप्टेबल हैं कई, तो उसको एक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी के लिहाज से उस पर हमने जो वर्किंग मैकेनिज्म शुरू की है, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म है, उसके बाद दूसरी जो वर्किंग मैकेनिज्म कंसल्टेशन और कोऑपरेशन वाली, और दो जनरल्स लेवल मीटिंग है जो आपके वेस्टर्न सेक्टर में, मिडिल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर में। तो ये एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है और इसलिए ट्रुप्स को, जो भी दोनों ट्रुप्स डिप्लॉयड हैं, चाहे चीन के ट्रुप्स हैं या भारत के ट्रुप्स हैं, उनको हिदायतें दी जाएगी कि कैसे वहाँ पर पेश आना है या किस प्रकार पेट्रोलिंग करनी है। फेस ऑफ को अवॉइड किया जाएगा, हो सकता है जॉइंट पेट्रोलिंग के प्रपोजल्स हो सकते हैं। तो ये मेरे को एक स्टेप इन दी राइट डायरेक्शन दिख रहा है। तो जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, क्या चीन पाकिस्तान को छोड़ेगा, उसका जवाब तो मेरे को लगता है वो मुश्किल ही लगता है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान की भी आज ये स्टेट है कि वो आपने बिल्कुल बोला ऐसा तो नहीं जी, ऑक्सीलेट कर रहा वाकई है। नहीं होगा। हाँ। वो क्या नाम है, अमेरिका और इसके चीन के बीच में ऑक्सीलेट कर रहा है। और साथ में आपने देखा अभी जब मुनीर चाइना में गया था, अच्छा डिसीजन था प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का कि उन्होंने उनके साथ कोई इंटरैक्शन नहीं किया, वाइस प्रेसिडेंट बिलो हुआ था, अनलाइक प्रेसिडेंट ट्रम्प जिसने इसको अपने वहां पर मील पे बुलाया था और ना कोई प्रोटोकॉल डिमांड करता है कि एक आप आर्मी चीफ को बुलाइए। तो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी अब समझ रहे हैं कि पाकिस्तान भी एक कठपुतली है, तो दोनों एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में मेरे को लगता है पाकिस्तान का इंटरेस्ट अमेरिका से ज्यादा रहेगा, क्योंकि अमेरिका से इसलिए रहेगा क्योंकि अमेरिका एक उनको हर लिहाज से हथियार और सपोर्ट दे सकता है, और इसका भी इंटरेस्ट है अमेरिका का, क्योंकि ये जो आईएस टेररिस्ट सेल्स हैं उनको पकड़वाने का, तो वहाँ उनकी म्यूचुअल रेसिप्रोसिटी होती है। और जो ये क्रिप्टो करेंसी सेंटर अभी ये पाकिस्तान में इसको एशिया का सेंटर बना रहे हैं, तो पाकिस्तान की और ये अमेरिका की लीनिंग थोड़ी ज्यादा कन्वर्ज है। हालांकि सुमित, एक चीज और हमें याद रखने की जरूरत है कि केवल 2 दिन बाद ही 3 सितंबर को तो जब नुमाइश होगी चीन की अपनी सैन्य ताकत की, कई हथियार ऐसे भी होंगे जो पाकिस्तान भी इस्तेमाल करता है जिन्हें चीन ने पाकिस्तान को दिया है। तो अभी तो वो पेचीदा दिन आने ही वाला है। 3 तारीख को जब विक्ट्री डे परेड की जाएगी खासतौर पे चीन में, उस समय महत्वपूर्ण होगा कि पाकिस्तान के द्वारा इस्तेमाल किए गए वो सारे डिफेंस सिस्टम्स, मिसाइल आप कह सकते हैं, J-10 जैसे विमान है, वो सारे चीन की तरफ से जरूर दिखाए जाएंगे, कोशिश की जाएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि उस विक्ट्री डे परेड में चीन ये कोशिश करेगा अमेरिका को दिखाने की, करीबन 25 से 26 जो राष्ट्राध्यक्ष, जो गवर्नमेंट के हेड्स वहां पर पहुंचेंगे विक्ट्री डे परेड में, जिसमें किम जोंग उन है, व्लादिमीर पुतिन और कई ऐसे बड़े नेता, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं और कई ऐसे नेताओं को दिखाने की कोशिश करेगा कि देखिए हमारे साथ भी ये तमाम देश खड़े हैं। और ये बड़ा मैसेज होगा अमेरिका के लिए, और शायद मुझे लगता है कि ये एक बड़ी चुनौती होगी अमेरिका के लिए कि कैसे काउंटर करना है, क्योंकि भले आप डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को देख लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन को देख लीजिए, काम करने का तरीका अब उन्हीं के लिए बड़ा सरदर्द बनता जा रहा। बड़ी बड़ी बातें की गई हों, चाहे वो आप कह सकते हैं कि पीस कीपिंग के तौर पर कि युद्ध रुकवा देने की बात कही हो, वो सारी चीजें अब कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं खोखली साबित हो रही है। और ऐसे में चीन की जो क्षमताएं हैं, क्योंकि चीन की क्षमताएं देखिए, चीन की मिलिट्री पावर से ज्यादा उसकी इकोनॉमिक पावर बहुत बड़ी है, उसकी सप्लाई चेन्स बहुत बड़ी है, उसकी प्रोडक्शन लाइन बहुत बड़ी है, और शायद वही एक बड़ा चैलेंज अमेरिका के लिए साबित हो रहा है कि अब इसको कैसे काउंटर किया जाए। क्योंकि एशिया के अंदर जिस तरीके से चीन अपनी इकोनॉमिक पावर को बढ़ा रहा है, जिस तरीके से कॉपरेशन बढ़ा रहा है, वो एक अमेरिका के लिए एक बड़ा चुनौती के तौर पर देखा जाएगा। श्वेता, और चीन की इसी शक्ति को अंकुश में रखने के लिए अमेरिका की तरफ से भारत पर दांव लगाने की कोशिश हुई थी। हालांकि भारत को उस हिसाब से किसी के समर्थन की आवश्यकता नहीं है, भारत बराबरी के रिश्तों पर आज की तारीख में यकीन रखता है। लेकिन एम्बेसडर मल्होत्रा, जैसे कि हम ये जिक्र कर रहे थे कि भारत और चीन के जो मुलाकात ये हुई है, जो मोदी जिनपिंग मुलाकात हुई है, उस पर दुनिया की नज़र, लेकिन खास करके उन देशों की नज़र जो भारत में एक साझेदार इसीलिए देख रहे थे क्योंकि चीन को चेक में रखना था।
अब उसमें चाहे ऑस्ट्रेलिया हो जाए, चाहे जापान हो जाए, वहाँ पर आपके हिसाब से इस मुलाकात के बाद क्या राय रहेगी? जापान तो हालांकि खुश था कि भारत ने अपने आप को बिल्कुल तटस्थ स्थिति में रखते हुए ये दौरा किया है। डेफिनेटली श्वेता जी, आप बहुत ही स्पेसिफिकली अगर बात करें तो आप क्वाड की बात कर रहे हैं। क्वाड जो रीइन्विगोरेट किया गया था अमेरिकन की जी। तरफ से, जापानीज की तरफ से, उसका मेन पर्पस यही था कि चाइना को कंट्रोल और कंटेन करना। लेकिन आप ये भी ध्यान दीजिए, थ्रू आउट भारत की पॉलिसी ये रही थी कि हमने कभी चाइना को कॉल आउट नहीं किया। हमने हमेशा यही कहा कि क्वाड में जो हमारी पार्टिसिपेशन है किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि चाइना हमारा नेबर है और बाकी कंट्रीज़ के साथ, अमेरिका के साथ उसका जो इक्वेशन वैसी नहीं है जैसी हमारी हो सकती है, ख़ास तौर से बॉर्डर्स को लेके। तो हमारी पोजीशन हमेशा यही रही कि इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो इंडो पैसिफिक एक पीसफुल रहे, जहाँ रूल ऑफ लॉ हो, ट्रैंक्विलिटी हो। इस तरह से जो हमारा फ्री ओपन इंडो पैसिफिक के ऊपर हमारा ज़्यादा जोर रहा है। अब इन लोगों की नज़र ये रहेगी कि बदलते हुए परिवेश में क्या भारत क्वाड में अपनी पार्टिसिपेशन को डाइल्यूट करेगा? क्या भारत इसको लीवरेज लेगा कि भाई अगर आपको हमारे इंटरेस्ट का ध्यान नहीं है, आप हम पे 50% टैरिफ लगा रहे हैं, आप हमारे पीपल टू पीपल मूवमेंट में रोक टोक लगाना चाहते हैं, आप हमारे यहाँ आईफोन वालों को बोलते हैं, एप्पल को बोलते हैं कि यहाँ आईफोन नहीं बनाओ, तो फिर क्या हम इस लीवरेज को यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे? बहुत अर्ली स्टेजेस में, अभी बहुत अर्ली स्टेजेस हैं आरआईसी की इवोल्यूशन की, या फिर क्वाड में हमारी। हमने तो समिट होस्ट करनी है इस साल। तो देखिए, ये चीज़ें हैं जिस पे सबकी नज़रें बनी रहेंगी और डेफिनेटली अमेरिकन्स इस चीज़ को सोच के दिमाग में रख के चल रहे होंगे। और या अगर वो डोनाल्ड ट्रंप यही सोच रहा है कि मैं चाइना से रिश्ते बहुत ही सुधार लूँगा और मुझे क्वाड की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, तो फिर ये उसकी विशफुल थिंकिंग है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो कहीं भी कुछ भी सोच सकते हैं और कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। बहरहाल ये इम्पोर्टेंट एरिया है और क्वाड खास तौर से इसमें कितना भारत की तरफ से इंटरेस्ट बढ़ेगा, कम होगा, बढ़ेगा, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। आप सीधे चीन के टियानजिन से मेरे साथ यानी श्वेता सिंह के साथ देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश, जिसमें हम लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि कूटनीति के जो तीर यहाँ से निकल रहे हैं वो कहाँ कहाँ तक दुनिया में पहुँच रहे होंगे। महाशक्तियों का महामिलन कैसा चल रहा है यहाँ पर। बस अब चंद मिनटों की बात है प्रणय, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की एक बार फिर मुलाकात होगी, क्योंकि आज जो रिसेप्शन है उसमें सभी जो वैश्विक नेता हैं, जो 20 देश यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं 25वें शिखर सम्मेलन में SCO के, वो सब एक साथ होंगे और शी जिनपिंग खुद रिसीव करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ ही देर में। बिल्कुल श्वेता, न केवल चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर साथ में होंगे इस रात्रि भोज के लिए। इस रात्रि भोज की मेजबान के तौर पर चीनी राष्ट्रपति वहां पर मौजूद होंगे और न केवल भारतीय प्रधानमंत्री की अगवानी करेंगे बल्कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की भी अगवानी करेंगे। और ये पहला मौका होगा जब सिंदूर ऑपरेशन के बाद में, पहलगाम आतंकी हमले के बाद में और तमाम टकराव के बाद में पहला ऐसा अवसर होगा जब भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री किसी एक कार्यक्रम के अंदर किसी एक जगह के ऊपर एक साथ मौजूद होंगे। चूंकि तियानजिन पहुंच चुके हैं शहबाज शरीफ भी, देखना होगा कि उस दौरान वहां पर क्या कुछ होता है, क्योंकि आपको याद होगा बाली में आप भी थी, हम भी थे, और वो अचानक से जो तस्वीरें थी हैंडशेक की, वो रिले हो गई थी जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में हैंडशेक हुआ था और वो बाहर मीडिया के सामने नहीं जाना था, लेकिन इंडोनेशिया के मीडिया ने उसे रिले कर दिया और उसके बाद दुनिया ने देखा कि किस तरीके से गलवान के तनाव के बीच में वो हैंडशेक हुआ था। और वहीं से शायद शुरुआत हुई थी कजान की मीटिंग की भी, और जो कजान की मीटिंग तियानजिन तक पहुंची थी। बड़ी अजीब सी परिस्थितियां होती हैं जनरल शुक्ला कूटनीति में भी, कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर की वो तस्वीरें हैं वो सबके जहन में अभी भी ताज़ा हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे, उधर तुर्की, पाकिस्तान सब मौजूद। देखिए, मैं दोबारा से ये अर्ज करूंगा, मेरा ये मानना है कि जो ये ट्रंप और मैगा आंदोलन है, इसका जो वैश्विक नजरिया है उसमें भारत के लिए इस समय उपयोगिता बहुत कम है। उन्होंने मान लिया है कि उनकी जो मिलिट्री है उसकी हालत बड़ी खस्ता है और वो अपनी मिलिट्री को वापस, जैसे कहते हैं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ले जा रहे हैं।
और वेस्टर्न पैसिफिक में तो शायद वो सैन्य प्रणाली बना के रखें, लेकिन साउथ एशिया में उन्होंने निश्चय कर लिया है कि भाई भारत और चीन जो उनकी समस्याएं हैं उनको आपस में निपटें, उसमें अमेरिका का कोई भूमिका नहीं होगी। तो पहले जो भारत को एक क्रिटिकल बैलेंसर के रूप में मानते थे, अब उसकी जरूरत नहीं है। क्वाड, ऑकस वगैरह के कोई मायने ही नहीं है। इस परिस्थिति में भारत और चीन को अपने विकल्प खुद निकालने पड़ेंगे। और ये देखिए, मैं एक छोटी सी चीज आपके सामने रखूंगा, ये गलवान का रट हम कब तक लगा के रखें? अब हमें ये शक्ति है कि एलएसी के साथ हम मजबूत फेल प्रूफ डेटरेंस करें, और जो बड़ी रिलेशनशिप चीन और भारत के बीच में, उसमें और ऊर्जा लाएं। जहां तक ये कल्यूजिविटी की बात है पाकिस्तान के साथ, वो है, बट 10 मई की सुबह क्या हालत थी उस कल्यूजिविटी की? कहां थे J10, कहां थे J17, कहां थे HQ9? तो भारत में आज इतनी शक्ति है कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, और अगर अमेरिका का विकल्प नहीं है तो उसके सामने और बड़ी उपलब्धियां हैं। तो जो नई उपलब्धियां हैं उनकी तरफ हमें अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ये मेरा मानना है। और गौरव, इस बीच चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी निकल चुके हैं, जो रिसेप्शन है उसके लिए कल सुबह 10 बजे से जो एससीओ की बैठक है, जो मुख्य बैठक है वो होनी है, लेकिन उससे पहले जो आज ये मुलाकातें होंगी तमाम नेताओं के बीच, हालांकि बायलैटरल्स अलग अलग सभी देश उस सब में लगे रहे हैं, लेकिन आज जो ये मुलाकात होती है भोज के ऊपर, वो तस्वीरें जो जहाँ खिंचाई जाती हैं वो भी बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। निश्चित तौर पर ये जो बैठकें होती हैं, चाहे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो या ब्रिक्स समिट हो या G7 हो या G20 हो, ये अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों के लिए, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट और हेड्स ऑफ स्टेट के मिलने के लिए और एक दूसरे को बेहतर जानने के लिए एक कैजुअल एनवायरनमेंट में एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है, क्योंकि इसमें आप मीडिया की नज़रों से थोड़ा दूर अलग से बैठकर एक कप चाय के साथ आप बातचीत कर सकते हैं, भोजन पर बातचीत कर सकते हैं, कैजुअल तरीके से एक दूसरे को बेहतर जान सकते हैं, और ये अलग अलग देशों के नेताओं का एक ग्रुप बन जाता है, और उसमें एक दूसरे के देशों की समस्या का समाधान तलाशने के लिए भी युद्ध के समय या किसी और आर्थिक परिस्थिति में आपको इसमें मदद मिल जाती है। जैसे भारत और मध्य पूर्व की अगर आप बात करें तो भारत की वेस्ट एशिया के साथ जो संबंध है वो बहुत अच्छे हैं, और वो ऐसे ही इम्प्रूव हुए जब दोनों देशों ने एक दूसरे में बहुत इन्वेस्ट किया, एक दूसरे से मिलते रहे, इस तरह के आयोजनों में भी मिलते रहे और अलग से भी मिलते रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है। अच्छा, जिसको आप इग्नोर करना चाहें उसको आप अच्छे से इग्नोर कर भी सकते हैं। देखिए, भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में, सबसे तेजी से विकास करने वाली बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। पाकिस्तानी एक ऐसा गरीब देश है जो हर जगह केवल दान या भिक्षा मांगने के लिए पहुंचता है और उसी से अपना गुजारा चलाता है। तो दोनों देशों की तुलना तो हो ही नहीं सकती। जो लोग ये कहते हैं कि अमेरिका ने हाइफनेट कर दिया, तो ये हाइफनेशन संभव ही नहीं है। जिस तरह से हमारा विकास हो रहा है, हम विकास कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम जिस तरह से एक बड़ी सैन्य और सामरिक शक्ति के रूप में उभर रहे हैं, आपने देखा जनरल शुक्ला ने भी गलवान का जिक्र किया। गलवान में भी भारत ने प्रतिद्वंदी को नाको चने चबवा दिए थे, उसके साथ लगातार QPQ ऑपरेशंस उसके बाद जो हुए, और उसके बाद जो परिस्थिति 5 साल तक बनी रही, जिसके बाद अब डिसएंगेजमेंट हुआ है, और उसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर में 3-4 देश जब एक साथ मिल भी गए, फिर भी भारत ही सबसे ऊपर निकल कर आया। उसमें चाहे इनकी PL-15 एयर टू एयर मिसाइलें रही हो, या HQ-16 या HQ-9 इनका मिसाइल डिफेंस शील्ड रही हो, या रेडार्स रहे हो, किसी का कोई लाभ तो नहीं हुआ ना पाकिस्तान को। सबके होने के बावजूद और लो अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स के इंटेलिजेंस के बावजूद, उसके बावजूद भारत ने पाकिस्तान को सीज फायर मांगने के लिए मजबूर कर दिया था। तो ये दिखाता है जब भारत अपनी शक्ति और क्षमता दर्शाता है तो भारत अलग से निखर कर आता है, और उसी तरह से प्रधानमंत्री आज इस बैठक में भी होंगे। कुछ लोग ईर्ष्या करेंगे, कुछ लोग द्वेष की भावना से आएंगे, और कुछ लोग सही मायने में भारत के साथ मिलकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और रूस जानता है रूस और भारत के संबंध कितने अच्छे हैं और उससे दोनों देशों का कितना लाभ हुआ है। ये एक अच्छी मित्रता है। SCO समिट में ये भी आने वाले समय में साफ तौर पर निकलकर सामने आएगा। श्वेता। जनरल मेस्टन, क्या आप भी जनरल शुक्ला की बात से इत्तेफाक रखते हैं
कि गलवान को भूलकर आगे बढ़ने की भी आवश्यकता है मौजूदा विश्व की परिस्थितियों को देखते हुए? बिल्कुल श्वेता, उसमें मैं टोटल सहमत हूँ, उसमें कोई शक नहीं है। देखिए, हमको फ्यूचर में देखना है, फ्यूचर आज दोनों देश के हित में है और मेरे को लगता है जितना कॉपरेशन बढ़ेगा दोनों देश के बीच में वो उतना अच्छा है। और खासकर देखिए, अभी ऑप सिंदूर की भी गौरव ने बात की है, एक सीधी सरल बात है, स्ट्रेंथ इज रिस्पेक्टेड। और आज भारत में वो स्ट्रेंथ है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, मिलिट्री माइट है और साथ में हमारा कल्चरल स्ट्रेंथ है। ये बहुत बड़े स्ट्रेंथ है। और दूसरा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल लीडरशिप है। जब ये देश के अंदर होते हैं तो जाहिर है कि उसका प्रभाव पूरे विश्व में होता है। और इसीलिए आपने देखा G20 समिट हमने कितनी सक्सेसफुल की थी, बल्कि आज कई देश तो हमें ग्लोबल साउथ का कैपिटल बोलते हैं। तो कहने का मतलब है, भारत ने ये जो छवि बनाई है और खासकर अभी जो आत्मनिर्भर भारत का एक हमारा स्कोप चल रहा है, वो भी एक बहुत अच्छी चीज है। अभी हम वन ऑफ द मतलब बहुत बड़े मेजर एक्सपोर्टर हो गए डिफेंस के। तो कहने का मतलब है हमारी विश्व में छवि बढ़ती जा रही है और चीन ने भी रियलाइज कर लिया है, अमेरिका ने भी रियलाइज किया, इजराइल ने रियलाइज किया, जितने भी देश है। और आप देखिए, यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने भी प्राइम मिनिस्टर को कई बार कॉल किया है। तो भारत की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है और इसीलिए जो हमारी मिलिट्री माइट है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि हमें अब आगे देखना चाहिए। और मेरे ख्याल देखिए, चीन भी वही हमें रिस्पेक्ट कर रहा है और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने बोला है, वो जो फाउंडेशन है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी और म्यूचुअल ट्रस्ट, मेरे ख्याल उस आधार पे ये रिलेशनशिप को आगे लिया जा सकता है। और जनरली सोर पॉइंट्स होते हैं वो बॉर्डर एरियाज में। मेरे को लगता है जो जिस प्रकार अभी फोर्सेस की तैनाती है, डी एस्केलेशन जरूर हो रहा है, लेकिन साथ साथ में वहां पर स्टर्न मेजर्स उठाए जाएंगे कि फेस ऑफ क्लैशेस अवॉइड किए जाएंगे, क्योंकि ये कई बार छोटे टैक्टिकल इंसिडेंट्स हो जाते हैं, वो एक बहुत बड़े नेशनल एम्बेरसमेंट बन जाते हैं दोनों देश के लिए। तो हो सकता है कि मेरे को इसमें काफी अच्छा फ्यूचर दिख रहा है। और जब ये स्टेबिलिटी होगी तो आप देखिए, शायद ये जो बॉर्डर ट्रेड है, ये नथुला से, शिवकला से और लिपू लेक से, वो भी खुल जाएगा। तो धीरे धीरे चीजें, ये स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। तो एवरीथिंग धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और मेरे को लगता है कि दोनों देश के हित में है और इस रीजन के हित में है। देखिए, आज जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो पूरी एशिया के आ रही है। जो ये प्रेसिडेंट ट्रम्प और जो वेस्ट का एक होल्ड था, इंटरनेशनल ऑर्डर, वो चीन की भी एक स्टेटेड एम है कि 2049 तक ये एक जियोपॉलिटिकल ऑर्डर चेंज करना है। और उसमें अभी एशिया, खासकर चीन, अमेरिका, रशिया और इंडिया, हम इमर्जिंग पावर्स हैं, मेजर पावर्स हैं। तो एक हम काउंटर बैलेंस होंगे और ये मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रहा है श्वेता। तो मेरे को लगता है एवरीथिंग बिल्कुल सही चीजें अच्छी चल रही हैं और मेरे को इसमें ऑप्टिमिज्म और होप है श्वेता। हाँ। क्योंकि दो चीज़ें होती हैं सुमित, क्योंकि मुझे याद आता है जब एक बार एस जयशंकर की मैं इंटरव्यू कर रही थी और मैंने उनसे सवाल पूछा था गलवान को लेकर, तो उन्होंने कहा था कि जो कमांडर्स की बातचीत लगातार चल रही थी, कूटनीतिक बातचीत लगातार चल रही थी, उन्होंने कहा कि जो हमने अचीव किया है वो अपने सैनिकों के शौर्य की वजह से किया है। यानी गलवान एक ऐसी घटना हो चुकी है, एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के तौर पर याद रखी जाएगी जो चीन नहीं भूल सकता, क्योंकि हम वहां पर अपना दबदबा, अपना वर्चस्व और अपनी जगह कायम रखते हुए वहां खड़े रहे थे। तो आज की तारीख में गलवान को हम भूल सकते हैं चीन के अगर अपनी मंशा को बदलते हुए आगे बढ़ने के लिए तैयार है। बिल्कुल, मंशा ही सबसे बड़ा सवाल है श्वेता, क्योंकि देखिए मंशा चीन की हमेशा एक सवालों के घेरे में रहती है। हालांकि देखिए 1962 के बाद ये प्रयास कई बार हो चुका है और हमेशा हमारे लिए एक बड़ा, आप कह सकते हैं कि एक बड़ा सेटबैक हुआ है कि चीन हमेशा जिस तरीके से कोशिश करता है चालबाजी। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या हम सारी चीजों को भूलकर, खासतौर पर गलवान की आपने बात की, तो हमने गलवान के बाद भी चीन को कैलाश रेंजेस में दिखाया था 29 और 31 अगस्त 2020 में कि कैसे हम काउंटर कर सकते हैं। 1962 वाला भारत ने ये चीज चीन को भी बहुत अच्छे पता है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी जब चीन लगातार सहयोग कर रहा था, जो गौरव भी जिक्र कर रहे थे कि चीन लगातार सहयोग कर रहा था पाकिस्तान को, और 2 फ्रंट वॉर सिनेरियो की कोशिश की जा रही थी, जो बाद में 3 फ्रंट सिनेरियो भी बना। लेकिन भारत ने अपनी क्षमताएं, अपनी ताकत को इजाफा किया है कि वो इन सारे, आप कह सकते हैं, थ्रेड्स को, इन चुनौतियों का सामना कर सकता है। और उनकी तैयारियां भारतीय सेनाएं लगातार करती रहती हैं। लेकिन हर चीज का जो आप कह सकते हैं सोल्यूशन जो होता है, या फिर आप कह सकते हैं जो एलएसी की हम बात करते हैं, जिसको चीन परसेप्शन लाइन ऑन भी मानता है, उन सारी चीजों का सोल्यूशन तो बातचीत ही है। कमांडर लेवल की बातचीत अलग दौर में है, लेकिन हम कैसे ट्रेड या दूसरी चीजों में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे सहयोग बढ़ा सकते हैं, वो शायद एक मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको लेकर आगे बढ़ा जा सकता है और बाकी चीजों को भी सुलझाया जा सकता है। श्वेता।
हम एक और बड़ी खबर अभी बता देते हैं, चूंकि रिसेप्शन की शुरुआत 7 बजे से हो गई है। प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं और औपचारिक उनका स्वागत चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा किया गया है। सुबह में मुलाकात दोनों नेताओं के बीच और अब वहां पर रिसेप्शन पर पहुंचने पे चूंकि मेजबानी चीन की है, शी जिनपिंग ने स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया है। प्रणय। बिल्कुल, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने स्वागत भी किया प्रधानमंत्री मोदी का। और ये जैसा सुमित भी बता रहे थे, ये एक ऐसा मौका होता है जब नेता आपस में संवाद कर पाते हैं। एक औपचारिक मुलाकात से पहले एक अनौपचारिक भोज के ऊपर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे होते हैं। जो एससीओ के मेंबर देश हैं, उनके डेलीगेशंस भी वहां पर होते हैं, डेलीगेशंस के कई प्रमुख वहां पर होते हैं। और इस तरीके से जो तमाम जो सदस्य वहां पर पहुंचते हैं, उनके बीच में एक आइस ब्रेकिंग होती है। लेकिन अगर आप लार्जर पिक्चर देखें, बहुत ये कोल्ड वॉर इरा की एक बाइनरी थी। इसे हम मान सकते हैं कि भाई या तो आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ हैं। वो अब काफी हद तक टूट रहा है। अगर आप देखें दुनिया में किस तरीके की मल्टीपोलैरिटी नजर आ रही है कि आप अमेरिका के साथ भी संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, उनके साथ भी आपके रणनीतिक रिश्ते हैं, चीन के साथ भी आप अपने संबंध ठीक करते हैं, चीन और अमेरिका भी आपस में संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भले ही भारत के ऊपर टैरिफ लगा रहे हो, लेकिन चीन के ऊपर तो मेहरबानी ही है कम से कम, क्योंकि उन्होंने 2 बार उन्हें 90 दिन का जो टैरिफ ट्रूस है वो दिया है। क्योंकि ये आर्थिक दबदबे से भी तय होता है, $500 अरब का ट्रेड है आखिरकार, तो उसका लिहाज वो भी कर रहे हैं। साथ ही रूस और अमेरिका आपस में संवाद कर रहे हैं, और अमेरिका और जो जापान है उनका संवाद अच्छा है, लेकिन जापान और चीन के बीच में तल्खी है। तो ये जो मल्टीपोलैरिटी है, ये केवल भारत के संदर्भ में नहीं है। सबको अपने अपने हितों के अनुसार देखना पड़ता है। जैसे लॉर्ड पामस्टोन का एक फेमस कोट है, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे, कि देशों के बीच में न तो स्थायी मित्रता होती है, न स्थायी शत्रुता होती है, केवल स्थायी होते हैं तो हित होते हैं। और हर देश अपने हितों के अनुसार अपने मित्र या अपने जो साथी होते हैं उनका चयन करता है, और उसके आधार पर अपने संबंधों और अपने हितों के निर्वहन की कोशिश करता है। यहाँ पर आपको वो सारी चीजें देखने को मिलेंगी, क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति पजेश्कियान भी वहां पर मौजूद हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री जो केपी शर्मा ओली हैं, कल उन्होंने शी जिनपिंग से मुलाकात की थी और उन्होंने इस बात को लेकर अपना एतराज दर्ज कराया था कि जिस तरीके से भारत और चीन ने क्रॉस बॉर्डर ट्रेड खोलने की बात की है, तो वो जो लिपुलेख का दर्रा है उसके ऊपर नेपाल का क्लेम है। हालांकि चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बारे में कोई बयान अभी सामने नहीं आया है कि इस शिकायत के बाद चीन का रवैया क्या है इस मामले को लेकर, लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री भी वहां पर होंगे। दुनिया के कई देशों के जो नेता हैं, अगर आप भौगोलिक दृष्टि से देखें तो ये एससीओ क्या है, एससीओ यूरेशिया का जो पूरा क्षेत्र है, यानी यूरोप और एशिया के हिसाब से यदि हम देखें तो 60% यूरेशिया आज तियानजिन के अंदर मौजूद है। इसके अलावा दुनिया की करीब 40% आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले जो नेता हैं वो तियानजिन में मौजूद हैं। और दुनिया की 20% से ज्यादा की जो जीडीपी है वो इस समय तियानजिन में मौजूद है। तो ये एक बड़ी आर्थिक शक्ति भी है। और चूंकि ब्रिक्स की जो मेजबानी है वो अब भारत पे होगी, भारत की तरफ से न्योता भी दिया गया है। और जो कई देश हैं वो ब्रिक्स के भी सदस्य हैं, यानी खास तौर पर अगर आप देखें तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यहाँ पर हैं। बहुत सारी चीजें उथल पुथल दुनिया भर में हो रही है, और उनके बीच में ये जो मुलाकात है इससे क्या निकलता है, इस पर केवल सदस्य देशों की ही नजरें नहीं होंगी, बल्कि दुनिया के कई देश इसकी तरफ देख रहे होंगे। श्वेता, हम अपने कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में अब एम्बेसडर मल्होत्रा, हम आरआईसी की बात जरूर कर लेना चाहते हैं। पुतिन से मुलाकात होनी है, उनकी सर्गेई लावरोव की तरफ से कई दफा इसका जिक्र कर दिया गया। भारत नॉन कमिटल है इसको लेकर। क्या ये भारत कह रहा है कि अभी नहीं, पर क्या ये आपको एक संभावना और एक उचित जरूरत लग रही है अभी या नहीं? नहीं, देखिए, भारत अभी किसी भी किस्म की जल्दबाजी में नहीं है। अगर हमारे चाइना के साथ भी संबंधों का सुधार हो रहा है तो पहले बहुत ही सिंबॉलिक और येट इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए जा रहे हैं। कैलाश मानसरोवर पिलग्रिमेज में आ जाता है, फिर आप डायरेक्ट पीपल टू पीपल कांटेक्ट शुरू कर रहे हैं, तो ये सब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की तरफ है। तो हम सडनली ये डिक्लेयर नहीं करना चाहते कि हम एक अलायंस खड़ा कर रहे हैं रशिया चाइना। इनफैक्ट ये कभी टूटा नहीं है। रशिया इंडिया चाइना, ये जो ट्राइलेटरल है, ये हमेशा से एग्जिस्टेंस में रहा है, काफ़ी समय से रहा है, सिर्फ बीच बीच में डॉर्मेंट होता चला जा रहा है। हो सकता है इसे रिवाइव करने की बात हो, भाई हम कमिटमेंट नहीं देंगे इसको, लेकिन आने वाले समय में अगर हमारे चाइना की तरफ से ये जो अपने म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात करी है, इस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं, हम अपने संबंधों को और आगे डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं दूसरे क्षेत्रों में, जो ट्रेड है, इकॉनमी है, बैलेंसिंग ऑफ ट्रेड है हमारी, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारे खिलाफ है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। चाइना का पाकिस्तान को लेके रुख, या अभी एससीओ में पता लग जाएगा कि टेररिज्म को लेके क्या फिर वैसे ही सीन दोहराया जाएगा जो डिफेंस मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के बीच में हुआ था एससीओ में,
तो कुछ-कुछ चीज़ें अभी से सामने आनी शुरू हो जाएँगी। कोई जल्दी नहीं है, ये जी। फोरम हमेशा रहा है और आने वाले समय में से आगे जभी भी ज़रूरत पड़ेगी इसे मजबूत कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एससीओ का जो ये 25वें एससीओ शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन यहाँ टियानजिन में किया जा रहा है। उसके हर एक पहलू पर हम बात कर रहे थे। उस ऑफिशियल रिसेप्शन की शुरुआत हो चुकी है जहाँ पर तमाम देशों के नेता पहुंचे हैं। नज़र हमारी बनी हुई है।